नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जो साउथ अफ्रीका से चल रहा है कहा जा रहा है और हमारे भारत देश में भी कुछ उसके मरीज पाए गए हैं। आज हम समझना चाहेंगे कि ये जो ओमिक्रॉन है ये कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी और कितने और वेरिएंट आगे भविष्य में आ सकते हैं, और जो वैक्सीन की जिनको 2 डोसेज लग चुकी हैं क्या पर्याप्त है ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए या इसके अलावा कुछ और भी उपाय किए जाएंगे। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अंशुमान के साथ में। और डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान, जो ये ओमिक्रॉन है, पहले तो समझाइए कि ये है क्या? क्या हर बार कभी कोई वेरिएंट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और कितने ऐसे वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे और कितने लंबे समय तक देखने को मिलेंगे? जी, बहुत ही ग्राउंड रियलिटी पब्लिक कनेक्ट का सवाल आपने पूछा है कि पब्लिक कंफ्यूज है कि कोरोना की बात सुनी थी, कोरोना हो गया, अब ये अल्फा बीटा डेल्टा ओमिक्रॉन क्या कहानी क्या है। 2 चीजें इसमें समझने की जरूरत है। वायरस में म्यूटेशन होने के बाद जो नया स्ट्रेन बनता है उसको सर्टेन नाम दिया जाता है। एक तो ये ग्रॉस बात हुई। दूसरी बात कि इस तरह का नाम क्यों दिया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। पहले ये समझिए कि म्यूटेशन होता क्यों है, म्यूटेशन की वजह क्या है। कोरोना वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। इसकी इंडिपेंडेंट कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब अकेला रह के कुछ नहीं कर सकता है। इसको इंसानी शरीर चाहिए जहां पे डीएनए से अटैच होके ये अपना रेप्लिकेशन करता है, मतलब यूं समझे कि अपने बच्चे पैदा करता है और इसकी संख्या बढ़ती है कोरोना वायरस की। उसमें जो जीनोमिक सीक्वेंस होता है, आरएनए में जिस तरह से प्रोटीन एमिनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं, उस सीक्वेंस को सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कोरोना वेरिडी फैमिली का सार्स कोव 2, मतलब सार्स जैसा वायरस था लेकिन उससे अलग है, तो कोरोना वायरस टाइप 2 इसका नाम दिया गया। अल्फा वेरिएंट पहले आया। अल्फा वेरिएंट में जो जेनेटिक सीक्वेंस हो गया, उसके बाद जो जो बदलाव आते जाएंगे, और उसमें 2 तरीके का ग्रुप बनता है बदलाव आने के बाद। एक ग्रुप जिसको कहते हैं वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन, VUI, अंडर इंटरेस्ट होता है वो, VUI अंडर इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट है रिसर्च पर्पस के लिए, क्लिनिशियन के लिए, पब्लिक का कोई खास इससे वास्ता नहीं है। दूसरा जो ग्रुप बनता है वो उसको कहते हैं VOC, वायरस ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मतलब है पब्लिक को जिससे चिंता की जरूरत होती है, उसको सर्टेन क्राइटेरिया के तहत VOC में डाल दिया जाता है। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा डेल्टा और उसके बाद ओमिक्रॉन, ये चला गया VOC में, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या हुआ कि वायरस में जब रेप्लिकेशन होगा तो म्यूटेशन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। रेप्लिकेशन में होता क्या है, जब रेप्लिकेट कर रहा होता है तो कॉपी करने में जेनोमिक सीक्वेंस की कुछ कुछ गलतियां हो जाती है वायरस से, और उसी को कहते हैं म्यूटेशन। ये म्यूटेशन या तो वायरस को कमजोर कर सकता है या वायरस को और मजबूत या घातक बना सकता है। कोरोना वायरस के साथ जितने वेरिएंट्स होते जा रहे हैं और घातक होना, कहीं ये इंडिकेट जरूर करता है कि बायो इंजीनियर वायरस होने की संभावना ज्यादा है। कि नेचुरली जो वाइल्ड वायरस होता है ज्यादातर संख्या में एटीन्यूएट होता है, मतलब उसकी मारक क्षमता कम होती है। तो ये जब सिलसिला चला तो याद होगा आपको, डेल्टा वायरस जब इंडिया से निकला था तो कहा गया था इंडियन वायरस, ये इंडिया ओरिजिन का वायरस। तो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो WHO ने डिसाइड किया कि ठीक है, कंट्री के नाम से वायरस का नाम नहीं रखेंगे, ग्रीक अल्फाबेट के हिसाब से हम वायरस का नाम रखेंगे। जैसे अंग्रेजी में हम ABCDEF ऐसे पढ़ते हैं, ग्रीक का लेटर चलता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, इस तरह से। उसमें अभी तक नोमेनक्लेचर के बाद नेक्स्ट नंबर आना था, जो ओमिक्रॉन जिसका नाम आप सुन रहे हैं, जेनेटिक कोडिंग थी B1.1.529, और इसका टेक्निकल नाम VOC में, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में होने के बाद होना था NU।
तो उसको कहा गया कि न्यू अगर नाम रखते हैं तो लोग समझने लगे कि NEW मतलब नया वायरस आ गया, तो एक कंफ्यूजन होगा। तो उसके बाद ग्रीक अल्फाबेट में नाम था जी, जो चाइना के सर्वोसर्वा हैं शी जिनपिंग, तो XI उसके बाद का अल्फाबेट था। तो उनको ये बुरा ना लग जाए कि उनके नाम पे वायरस का नाम रख दिया गया XI, क्योंकि नेक्स्ट अल्फाबेट ग्रीक का वही आ रहा था XI, तो उसको हटाया गया और WHO ने लास्ट फ्राइडे डिसाइड किया कि इसका नाम ओमिक्रॉन किया जाए, कि नेक्स्ट अल्फाबेट ओमिक्रॉन है, तो ओमिक्रॉन कर दिया गया टेक्निकल आसानी के लिए। तो म्यूटेशन समझ में आ गया क्या है, नोमेनक्लेचर कैसे हुआ ये आ गया समझ में। जी रविंद्र जी। जी, तो डॉक्टर अंशुमान, अगर मान लीजिए जिनपिंग के नाम पे अगर रखा भी जाता तो क्या बुराई होती? आपने देखा ही जब बीमारी चालू हुई थी, लोगों ने चाइना वायरस और इस तरह की जो बातें कही, उसमें बड़ा कंट्रोवर्सी हुई कि आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमने जी लैब से छोड़ा है या चाइना का ओरिजिन है। तो ओरिजिन तो चाइना का है ही, इसमें कोई दो मत है नहीं। लेकिन किसी भी कंट्री के हेड के रखने पे तो WHO ने यही डिसाइड किया कि किसी पर्सन, कि नहीं किसी रखा जाए। रिलीजन, जी किसी कल्ट, किसी बिलीफ को हम ये ना कर पाए, मतलब उनको डिमोटिवेट ना करें या डिमीन ना करें, डिमोटिवेट ना करें। चलिए, इसलिए हमने तो उनकी खैर डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। जी, मैंने तो एक लाइटर नोट पे प्रश्न रखा था। डॉक्टर अंशुमान, अब जी अगला सवाल ये है कि ये जो ओमिक्रॉन है, नया वेरिएंट है, ये किन लोगों को चपेट में ले सकता है? क्योंकि जैसे पिछली बार पता लगा कि ये वाला सिर्फ बच्चों को ले रहा है, ये बड़ों को कर रहा है, तो इसमें भी ऐसा कुछ है क्या देखने को, या सभी को इससे खतरा है? जी, देखिए ओमिक्रॉन अभी साउथ अफ्रीका, इजराइल, इन्हीं सब कंट्री में अभी आया था। वहां जो डाटा निकला, पारदर्शिता के साथ उन लोगों ने हमारे पास डाटा भेजा, मतलब हम्म। वर्ल्ड वाइड हर जगह उपलब्ध कराया। उसमें यही पाया गया कि अभी तक इसके लक्षण माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स ही दे रहा है, बहुत घातक नहीं हो रहा है। पहला केस जो ओमिक्रॉन का डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें ये एड्स पेशेंट में पहली बार देखा गया था। उसके बाद जब फर्दर म्यूटेशन हुआ तो इसमें लगभग इस वायरस में ओमिक्रॉन में 50 के आसपास म्यूटेशन हुए, जिसमें 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पे हैं। स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेशन होने के कारण वायरस की संक्रामक क्षमता बढ़ गई और डेल्टा वायरस के कंपैरिजन में ये 4 गुना ज्यादा संक्रमित कर रहा है। तो मतलब फास्ट, बहुत तेजी से ये लोगों को संक्रमित करेगा, लेकिन अति गंभीर रूप नहीं ले रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को ना के बराबर इन्फेक्ट कर रहा है, बहुत हल्के कुछ तकलीफ हो रही है, बच्चों को पता भी नहीं चल रहा है। जी लेकिन ये शुरुआती स्टेज है। दूसरी बात समझने की जरूरत है, अफ्रीकन रेस थोड़ा अलग होता है इंडियन रेस से, जिसको हम एशियन रेस कहते हैं, इंडियन रेस को। इसमें ये वायरस कैसे बिहेव करेगा हमारे यहाँ अभी डिटेक्ट हुआ है। इसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। जब हम कहते हैं डिजीज का कोर्स कैसा रहा, तब पता चलेगा क्या हमारे यहाँ भी मारक क्षमता कम रहती है। लेकिन एक टेक्निकल जरूर समस्या वाली बात है कि ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट हमारे पास है, जो कि जिसके अंदर मारक क्षमता थी, और एक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वायरस होता है कि डेल्टा का मारक क्षमता और ओमिक्रॉन का संक्रमण क्षमता दोनों अगर मिल जाए और ये हाइब्रिड वायरस उत्पन्न हो जाए, तो हो सकता है ये तीसरी लहर और बहुत बड़ी तीसरी लहर का रूप ले सकता है। लेकिन अभी तक के आंकड़े के हिसाब से इतनी चिंताजनक बात नहीं है, इतनी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आशंका के तहत हमें तैयारी सारी रखनी है, प्रिकॉशंस लेने हैं और अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करके हमें रखनी पड़ेगी। जी, डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से आपने तीसरी लहर की बात करी, हम अगस्त में देख रहे थे कि शायद अगस्त में आ सकती है, सितंबर में आ सकती है, धीरे धीरे हम आगे डिले करते गए और खिसकते चले गए। लेकिन जिस तरह से ये वेरिएंट एक नया आया, जिस तरह से आपने भी शंका जताई, और भी लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो शंका जता रहे हैं कि भाई तीसरी लहर आ सकती, तो क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि ये तीसरी लहर का रूप ले सकता है, ये ज्यादा बड़ा घातक हो सकता है? और इससे बचने के लिए क्या एक जो लॉकडाउन की हम बात करते हैं, क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है, सरकार लगा सकती है? अब देखिए डॉक्टर अंशुमान, आपका लॉकडाउन। वीडियो चला गया है। जी जी एक सेकेंड। हाँ। जी अभी जी आ रहा है। आ गया, आ गया। जी जी
मैं ये कह रहा था, देखिए लॉकडाउन की जो संभावना है, लॉकडाउन पिछले साल भी जब हम लाइव करते थे हमने ये चर्चा की थी कि अगर वायरस पूरे कंट्री में फैल चुका है तो लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी अच्छी खासी है, और आपने देखा परसों कर्नाटका में 2 केसेस दिखे, आज ही की रिपोर्ट आपने देख ली कि 28 केस महाराष्ट्र में और 12 केस दिल्ली में। तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। एक बड़ी टेक्निकल इशू इसमें समझने की, कोरोना वायरस ओमिक्रॉन स्ट्रेन ने जो एक म्यूटेशन किया है, एस डिलीशन करके एक म्यूटेशन किया, जिसके कारण आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसके बेसिस पे हम डिटेक्ट करते थे मरीज को कि ये मरीज इन्फेक्टेड है, उस टेस्ट को ये चकमा दे रहा है। मतलब आरटीपीसीआर नेगेटिव होगा लेकिन मरीज को कोरोना का लक्षण रहेगा, सीटी स्कैन कराएंगे तो हो सकता है डैमेज मिले, और ये मरीज हाई वायरल लोड लेके भी फैल सकता है। मतलब ऐसा एक पॉसिबिलिटी आप दिमाग में रखें कि अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो कोई जरूरी नहीं है कि मरीज कोरोना से संक्रमित नहीं है। ऐसे मरीज हमारे लिए चिंता के विषय इसलिए बनेंगे कि ये ज्यादा स्प्रेड करेंगे, क्योंकि इनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कोरोना इन्फेक्टेड केस नहीं है। तो अगर आप इतने नमूने के तौर पे 12, 28 और 2 केसेस जो देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेड केस हैं आपके, तो कई हजार केसेस ऑलरेडी अब इंडिया में ओमिक्रॉन प्लस के होंगे मौजूद, ये तय मानिए। जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ टिप ऑफ आइसबर्ग। आइसबर्ग का टिप आपको दिख रहा है, बाकी पूरा पूरा समुद्र के अंदर है, आपको दिख नहीं रहा है। वो दिखेगा समय के साथ ही, 3-4 हफ्ते में इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी, 3-4 हफ्ते में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यानी कि अगर जो टेस्ट है वो निगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि आपको ओमिक्रॉन से आप संक्रमित नहीं है। डॉक्टर अंशुमान, जो लोगों को डबल डोजेस वैक्सीन के लग चुके हैं, क्या उनके ऊपर ये वायरस प्रभाव नहीं अपना छोड़ेगा? जी, देखिए पहले तो ये अफवाह उड़ा दिया गया था कि ये वायरस पे वैक्सीन कुछ भी असरदार नहीं है, जो कि बिल्कुल फॉल्स प्रूव कर दिया गया। खास करके हिंदुस्तान में कोवैक्सीन जो बनी है वो कंप्लीटली एटेन्यूएटेड वायरस है, कंप्लीट वायरस ही है एक तरीके से, तो सारा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वो काफी इफेक्टिव रहेगा। कोविशील्ड भी इफेक्टिव है। उन वैक्सीन पे जरूर सवालिया निशान उठने लगा है। मैसेंजर आरएनए बेस्ड जो वैक्सीन था, बहुत ज्यादा म्यूटेशन होने के बाद उसकी कारगर क्षमता कम निकली। इन जनरल इस वायरस में इम्यून इवेड मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, मतलब इम्यून सिस्टम को चकमा देना सीख लिया है इस वायरस ने। तो एक संभावना बन सकती है कि जो व्यक्ति पहले से संक्रमित हुए हों, उनके अंदर एंटीबॉडी हो, या वैक्सीन लेने के कारण एंटीबॉडी हो, तो वैक्सीन की कारगर क्षमता कम हो सकती है, लेकिन वैक्सीन बिल्कुल इनइफेक्टिव हो ऐसा नहीं हो सकता है। क्या समझने की जरूरत है, संक्रमण और बीमारी दोनों में अंतर है। अगर आपने वैक्सीन लिया, हो सकता है थ्रोट में कोरोना वायरस जमा हो, आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव आए, लेकिन आपको अति गंभीर रूप ले आईसीयू की जरूरत हो, वेंटिलेटर की जरूरत हो, ऑक्सीजन की जरूरत, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक अफ्रीका, इजराइल में भी वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में किसी की मौत नहीं हुई है। इसलिए वैक्सीन आज भी स्टैंडर्ड प्रिवेंशन का मेथड है। और अगर 2 वैक्सीन को हम मिला दें, जैसे सोशल वैक्सीन हम कह रहे हैं भीड़ भाड़ को अवॉइड करें, मास्क लगाएं, सोशल वैक्सीन। बायोलॉजिकल वैक्सीन जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, दोनों को मिला दें तो ओमिक्रॉन से हम पूरी तरह से प्रोटेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और या थोड़ा इन्फेक्शन होगा तो हल्के फुल्की तकलीफ आएगी, आप निकल जाएंगे। जी, यानी कि सोशल वैक्सीन, एक्सटर्नल वैक्सीन और इंटरनल वैक्सीन अगर हम दोनों को मिला दें तो हम इससे बच सकते हैं। ये बहुत आपने बड़ी बात कही। और डॉक्टर अंशुमान, एक चीज और, जब वायरस हमारे यहाँ शुरुआती दौर में आया था तो जिस तरह से हमने अपने घर में सब्जियों को, फलों को, दूध को, बाहर से आने वाले हर वस्तु को एक तरह से क्वारंटीन हम कर देते थे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लिए, या उनको हम डिटर्जेंट से धोते थे, तो क्या वैसी ही कुछ स्थिति हमें दोबारा अपनानी चाहिए, वही प्रक्रिया दोबारा अपनानी चाहिए, या आवश्यकता नहीं है? कस्टम और साइंस दोनों को यहां पे मैं इलाबोरेट कर देता हूं। कस्टम, उस समय लोगों ने सोचा कि ऐसे करने से बच जाएंगे 12 घंटे, 48 घंटे, या दूध के पैकेट को साबुन से धोना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को धोना। आपने ये सब जब शुरू किया था फर्स्ट लॉकडाउन लगने के बाद, उसमें हमारे यहाँ 500 केसेस थे। इतने करने के बावजूद इंडिया में कितने केसेस हुए सभी को मालूम है,
सेकेंड वेव भी आई, मौतें भी हुई। तो ये कारगर नहीं है। अब साइंस की बात सुनिए, क्यों कारगर नहीं है। वायरस इतना छोटा पार्टिकल्स है, कितनी चीजों को आप धोएंगे, कितनी चीजों को क्या करेंगे। पहली बात, तब तक हमारे पास रिसर्च इतना नहीं था। हम सब लोग सिर्फ ये मान रहे थे कि वायरस टच से फैलता है, या तो आमने सामने खड़े हो तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, नहीं तो लिफ्ट के बटन, टेबल, किसी सामान पे वायरस चिपका रहेगा, उसी से हाथ में जाएगा, हाथ से आपके नाक के रास्ते अंदर जाएगा। बाद में लैंसेट में रिपोर्ट पब्लिश हुई, जब पता चला कि वायरस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी है, और अप टू 10 मीटर, 10 मीटर के इर्द गिर्द जहां व्यक्ति संक्रमित बैठा है, उसके 10 मीटर आसपास ये वायरस संक्रमित उड़ के फ्लोट करके हवा में दूसरों को संक्रमित कर सकता है। तो ये थ्योरी जो कस्टमरी थ्योरी पिछली बार हमने की थी, उसका वैज्ञानिक आधार नहीं रहा, इसलिए इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एहतियात, हाथ धोना, इन जनरल बाहर से सामान लाते हैं हाथ जरूर धोएं, लेकिन इस लेवल पे जाके ऑब्सेशन की तरह ना करें, उसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है मास्क का प्रयोग सही तरीके से करें। अगर होगा ब्लंटली स्पीकिंग चैनल पे दोबारा हम डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि मास्क का प्रयोग कैसे करें। ये करें, वो ज्यादा कारगर है आपके लिए, रादर देन कि इतना ऑब्सेशन में पड़ जाएं आप सामान को धोने के लिए। जी डॉक्टर अंशुमान, अगर हम पिछले वाली स्थिति को दोबारा यहाँ पे लेके आए, तो हमने एक चीज और देखा था कि कोरोना से बचने के लिए एक बाजार और गर्म हुआ था। इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से हर चीज में इम्यूनिटी बूस्टर घुस गया था, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई काढ़ा पी रहा था, कोई कुछ अलग अलग सिरप्स पी रहा था। तो क्या अभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन है कि हम इम्यूनिटी को अपनी बूस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुछ काढ़े या कोई आयुर्वेदिक पेय पीने की आवश्यकता है, या फल फ्रूट्स खाने की आवश्यकता है, जिससे हम बच सकें? जी, आपके सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं क्लियर करता हूं, फिर क्या करना है दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो लोगों ने किया था इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे, शर्ट, ब्रेड और ना जाने कितनी चीजें बिकी, वो बाजारवाद था। आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर ये निकाल लिया गया था, उसकी सच्चाई नहीं थी। देखिए, इम्यूनिटी प्रकृति प्रदत्त एक सिस्टम है बॉडी में जो ऑलरेडी है। हम कोशिश करके अपने इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं या कमजोर करते हैं, तब हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। वो कोरोना ही क्यों, कैंसर जैसी बीमारी के पीछे भी वजह देखी जा रही है कि जब आप प्रकृति प्रदत्त सिस्टम को डैमेज करते हैं, तभी आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी भी होती है। तो उस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस में भी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब इम्यूनिटी बढ़ने के कारण मौतें हुई, जिसके कारण साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम, मतलब आपके शरीर इतना ज्यादा फाइट कर गया वायरस के साथ कि अपने शरीर को ही डैमेज कर लिया। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के बाद तो भूल जाएं। इम्यूनिटी कम भी नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या है, क्या होना चाहिए? सम अवस्था में होनी चाहिए, मतलब होम्योस्टेसिस। एक इंसान को बैलेंस, संतुलित इम्यूनिटी की कितनी जरूरत है उसको पूरा करना है। तो उसको कैसे आप पूरा कर सकते हैं? पहले तो जो अपने जीवन में लाइबिलिटी आपने पाल ली है, बहुत सारी चीजों का अपने चोला पहना हुआ है, या स्टेटस सिंबल के चक्कर में, या जो भी पीयर प्रेशर के चक्कर में, उन आदतों को छोड़ दें जिसमें व्यसन है, तंबाकू, शराब, सिगरेट, इस तरह की चीजें। दूसरा आपका कल्चर में आ गया है फास्ट फूड खाना, छोड़ दें, ये आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। तीसरा आ गया है बे टाइम और बेवजह खाना खाना, जिससे आप कुछ भी जाके कहीं खा लेते हैं और समय का कोई ध्यान नहीं, रात को नाइट पार्टी चल रही तो 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप खाना खा रहे हैं। ये इनडायरेक्टली आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, ये भी इनडायरेक्टली इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है। तो कहने का मतलब है, बाहर के लिबादे को, चोले को छोड़ें और ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। जितना प्राकृतिक जीवन आप जीना शुरू करें उतना बेहतर होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, क्या क्या कर सकते हैं? तो कौन कौन सी चीजें उपलब्ध है आपके? सीजनल फ्रूट्स, सीजनल चीजें और रीजनल चीजें खाएं। जैसे आपके रीजन में जो चीजें पैदा होती हैं, रीजनल और सीजनल, उस मौसम में जो चीजें पैदा हो रही है उनको खाएं, रादर देन कि लोग समझते हैं कीवी मंगवा के खा रहे हैं विदेशों से कि इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। भैया, आपका शरीर न बना है उसके लिए, ना आपका सीजन है। तो अनसीजनल चीजें, प्रिजर्व चीजें, कोल्ड स्टोरेज वाली चीजें खाने की जरूरत नहीं है। अगर अमरूद का सीजन चल रहा है, अमरूद खाएं।
अगर आपके पास पपीते का सीजन है पपीता खाएं, केले का सीजन है केला खाएं, ये आपको सपोर्ट करेगा। हरी साग सब्जियों का खाना बढ़ा दें, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप जहरीली यमुना खादर की सब्जियां ना खा लें, वो जहरीली है। एक्सरसाइज, व्यायाम, व्यायाम में जिम की बात मैं कभी नहीं कहूंगा। आपको जब भी एक्सरसाइज की बात मैं कहता हूं, आप योगासन करें। अष्टांग योग की जो विधि है उसमें एक सीढ़ी इसकी आसन की है, उस आसन को सीखें ताकि पूरी बॉडी शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ हो। और अब तो न्यूरोलॉजी जर्नल ने पब्लिश कर दिया कि कोई व्यक्ति अगर मानसिक तनाव में रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है और बाकी सारी बीमारियां तो होती हैं। तो मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपको अष्टांग योग की मदद लेनी चाहिए और इसको कम करें, शारीरिक फिटनेस करें। इन चीजों करके, और सबसे टॉप अप पे है, पैनिक ना करें। पैनिक करने से आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे, जो होना है वो होगा। आप क्या कर सकते हैं, अपने को स्ट्रांग कर सकते हैं, और एंड रिजल्ट वायरस और आपकी लड़ाई में जो स्ट्रांग निकलेगा वो जीतेगा। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, न कि पैनिक होकर वायरस को स्ट्रांग कर देना है। बस इतना ही ध्यान देना है जी, यानी कि प्रिकॉशन लेना है और साथ के साथ अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और एक आपने अच्छी बात कही कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल ने, सीजनल, रीजनल, और इसके साथ में एक और वर्ड जोड़ देता हूँ, रीजनेबल, क्योंकि जब आप सीजनल और रीजनल लेंगे तो चीजें रीजनेबल भी होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात जी। तो डॉक्टर अंशुमान, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दो क्वेश्चन है रादर। एक तो ये कि जिनको डोजेस अभी लगी हैं, सपोज करिए किसी ने किसी की सेकेंड डोज अभी 2 दिन पहले लगी, 4 दिन पहले लगी, या महीना भर या 2 महीना, यानी कि जितने लोगों को लेटेस्ट वैक्सीन लगी है, क्या उसका प्रभाव इस वेरिएंट के लिए ज्यादा होगा लड़ने के लिए? एक चीज। दूसरा, क्या कोई बूस्टर इसका आ सकता है, या ऐसी कोई बूस्टर डोज की आवश्यकता है को जो लेने से हम इससे बच सके? जी, देखिए, जिनको हाल फिलहाल में खास करके 28 दिन हो चुके हैं, अभी सेकेंड डोज लगे हुए, वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है अभी, क्योंकि देखा गया है कि 28 दिन में इम्यूनिटी लेवल पीक पे आती है, सेकेंड डोज के 28 दिन के बाद, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। ओमिक्रॉन में भी कोविशील्ड, कोवैक्सीन कारगर है, ये डाटा हमारा कह रहा है, सपोर्ट कर रहा है इसको। जहां तक बूस्टर डोज की बात है, ऑलरेडी ये चर्चा में है, यूनाइटेड किंगडम ने अपने हेल्थ केयर वर्कर को बूस्टर डोज लगा दिया, क्योंकि उनको ऑलरेडी 6 महीने हो गए थे। तो ये माना जा रहा है, देखा भी गया स्टडी में, कि 6 महीने बाद प्रतिरोधक क्षमता शरीर में डाउन होने लगी। तो यूके ने अपने हेल्थ केयर वर्कर को लगा दिया, और उसके बाद अभी नॉर्मल पॉपुलेशन को उसने लगाना शुरू किया। और आज ही लैंसेट में ऑनलाइन पेपर पब्लिश हो गई कि 4% से लेके 32.8% तक इम्यूनिटी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है अगर हम थर्ड डोज एज ए बूस्टर डोज दे रहे हैं। तो इसलिए बूस्टर डोज अब शोध के आधार पे भी रिकमेंडेड है। तो इंडिया में भी क्या करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आप करिए, जिनको एक भी डोज नहीं लगी है वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण या जिस कारण भी, उनको लगवाइए। जो दूसरे डोज से डरे हुए थे, नहीं लेने जा रहे, तो जाके लें। और थर्ड में आप जो हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज या फ्रंटलाइन जो वर्कर हैं, उनको आप वैक्सीनेट कर लीजिए बूस्टर डोज से। बूस्टर डोज का रिकमेंडेशन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देना चाहिए और जल्दी शुरू कर दें। और तीसरा जो सेगमेंट सबसे अनटच्ड है, बच्चे लेस देन 18 ईयर्स, 2 साल से 18 साल के बच्चे, उनकी ट्रायल पूरी हो चुकी है हिंदुस्तान में, उसको जल्दी अप्रूवल देके बच्चों में वैक्सीनेशन चालू करा दें। अगर ये सब प्रोसेस हम कर लेते हैं, 1 महीने में हम बहुत बड़ा गेम चेंजर महसूस करेंगे। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी कि सारे अगर प्रोसेस कर लिए जाएं तो एक गेम चेंजर सिचुएशन बन सकती है। और डॉक्टर अंशुमान ने आप लोगों को बताया कि भाई घबराएं नहीं, परेशान ना हो, पैनिक ना करें, प्रिकॉशंस लें और अपने आप को स्ट्रांग रखें। और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो आज एक नई बात निकल के आई, हम सीजनल और रीजनल सुनते थे, तो सीजनल और रीजनल और साथ के साथ जो रीजनेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो खाएं, ताकि हमारी सेहत भी बेहतर रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो फल या जो सब्जियां जिन जिन देशों में होती हैं, जिन जिन प्रदेशों में होती हैं, वो अलग अलग क्लाइमेट के अनुसार प्रकृति अलग अलग उगाती है, ताकि वहां के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनको क्या बेहतर चाहिए, मैं समझता हूं कि वो प्रकृति ध्यान रखती है, इसीलिए शायद वो अलग अलग
फल और सब्जियों का उत्पादन भी अलग अलग होता है। और इन सब चीज़ों से अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो मैं समझता हूं कि जो आने वाला समय है हम सुरक्षित भी महसूस करेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और हम इस कोरोना के नए वेरिएंट से भी लड़के निकल जाएंगे जिस तरह से हम पहले निकलते आए हैं। पहले तो सिचुएशन ऐसी थी कि हम सब लोग धूल में लठ मार रहे थे, पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जैसे डॉक्टर अंशुमान ने बताया कि अब बहुत सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो गई है कि हमें क्या करने से फायदा है और क्या करने से फायदा नहीं है। डॉक्टर अंशुमान ने मास्क की बात करी तो एक बार मैं देख लेता हूं मेरे पास अगर मास्क है यहाँ पे तो डॉक्टर अंशुमान बता देंगे। डॉक्टर अंशुमान शायद मास्क नहीं है मेरे पास इस वक्त रेडी, तो नेक्स्ट उसमें हम डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट कर दें। मास्क मेरे पास है, लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर सेशन हो। मैं यही चाहूंगा कि जो दर्शक देख रहे हैं या आगे वीडियो को देखें उनसे गुजारिश मैं करता हूं कि बिल्कुल एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच से आप ब्लंटली स्पीकिंग पे लिखिए, अपनी क्वेरी भेजिए कि सर कोरोना या कोई भी हेल्थ संबंधित इस टॉपिक पे चर्चा कीजिए। हम आपके लिए पुख्ता बिल्कुल पुष्टि किए हुए सबूत साक्ष्य के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। हमारी यही कोशिश है और बेहिचक अपने परिवार की तरह समझ के ब्लंटली स्पीकिंग पे आप अपना इंफॉर्मेशन, क्वेरी, उत्सुकता या जो भी गुमराह हो रहे हैं जिनसे आप खुल के इस पे डालिए। आगे की सीरीज में हम इन चीजों को क्लियर करते चलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान ने जैसा कहा, आप कोई भी आपके मन में प्रश्न आता है, चाहे मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आता है, किसी भी सिचुएशन से आता है, आप लिख सकते हैं। कोई आपके अदरवाइज भी कोई सोशल इश्यूज हैं वो भी लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी डिस्कशंस भी रखते हैं और उनको रिजॉल्व करने के प्रयास भी करते हैं। डॉक्टर अंशुमान बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे जिसमें हम मास्क के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन भी रखेंगे और बाकी भी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।